बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला जो है चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान ही सत्ता की चाबी तय करते हैं। अब यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही किसानों का दिल जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने, उन्हें बकाया बोनस देने का चुनावी वादा किया था और इन वादों पर भरोसा कर छत्तीसगढ़ के किसानों ने कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता की चाबी सौंपी थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत भी दिलाया था। बीते 5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हितों को संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि 2003 में जब पहली बार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब बीजेपी सरकार ने बीपीएल कार्ड धारियों को 1 और 2 रुपए किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने का देश में पहली बार एक अनूठी पहल की थी, जिसके चलते वो प्रदेश में रमन सिंह की पहचान चाउर वाले बाबा के नाम से होने लगा। और इस बार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भूपेश बघेल को काके के नाम से पहचान मिली है। यदि दूरदृष्टि की बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी धुरी में किसान और धान को प्राथमिकता दी है। अब दोनों दलों के नेता क्या कहते हैं, ये जरा सुन लीजिए। पहले हमने तो कर्ज माफी करने का निर्णय ले लिया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। और धान की खरीदी हम 20 कुंटल खरीदेंगे, यह भी हमने निर्णय ले लिया है। तो हमारा तो संकल्प है, हम किसानों को छत्तीसगढ़ के मजबूत बनाएंगे। हमारा यह मानना है कि यदि हमारा किसान मजबूत है, वो किसान खुशहाल है, किसान के जेब में पैसा जाएगा तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के गांव के साथ साथ शहर भी मजबूत होंगे, व्यापारी मजबूत होंगे, हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे। और इसका यह प्रयोग हमने किया पिछले 5 साल में, उसकी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं आई। निश्चित तौर पे हम अपने इस निर्णय को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम ज़्यादा धान खरीदेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हम 17.5 लाख आवास बनाएंगे, हम जातिगत जनगणना करेंगे, हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस ने बार बार ये कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को राज्य सरकार ने अपने दम पर किया है और जितना कर्जा लिया वो भी किसानों के लिए लिया और वो भी किसानों को दे दिया, वो भी 1 लाख करोड़ रुपए। तो 2 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों को दिया तो फिर किसानों ने इन 5 सालों में कर्जा लिया कैसे? आपने तो कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, किसान ने गोबर भी बेच करके पैसा कमाया, गौमूत्र बेच करके पैसा कमाया, धान का पैसा उनको बहुत ज़्यादा मिला, कर्जा माफी आपने कर दी। तो आखिर फिर से ये स्थिति अगर उत्पन्न हुई है और कांग्रेस इस बात को कह रही है, तो पहले ये मानना चाहिए कि किसानों के हित के लिए कोई ठोस कदम 5 सालों में नहीं उठा पाई। दूसरी बात, पिछले बार भी केवल एक लाइन में लिखा था किसानों का कर्जा माफ होगा, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया हुआ कर्जा क्यों नहीं माफ किया? केवल अल्पकालीन ऋण क्यों माफ किया? किसानों को धोखे में रखने का काम जो कांग्रेस करती आई है, इस बार चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के समुचित विकास का प्रबंध करेगी, उनकी आर्थिक उन्नति हो, उनका जीवन बेहतर हो, किसानी करने के लिए उन्हें सारी सुविधाएं मिले, इसकी चिंता भाजपा करेगी और अपने घोषणा पत्र में सभी तो बहरहाल इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के किसान ही राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मास्टर स्ट्रोक के जवाब में बीजेपी किसानों के हित में कौन सी घोषणाएं करती है। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी का घोषणा पत्र अभी आना बाकी है और उसमें भी किसानों के हित में और कई घोषणाएं हो सकती हैं। आगे बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। कहानी यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इस बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सत्ता की चाबी जो है किसानों के हाथ में है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का सामने रख दिया है और बीजेपी में इसको लेकर खलबली मची हुई है। तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। अब इसी पर रिएक्शंस लेने के लिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए बीजेपी से हमारे साथ श्वेता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है वो कांग्रेस के लिए, सत्यप्रकाश जी आपके लिए है। सत्यप्रकाश जी, आप लोगों ने अपने तरफ से ऐलान तो कर दिया कि हम इस बार के विधानसभा चुनाव में भी
जो किसानों की है, कर्ज माफी हम इस बार फिर से करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी इस पर आपसे सवाल यह पूछ रही है कि आखिर जरूरत क्या आन पड़ी कि किसानों को दोबारा से कर्ज लेना पड़ गया। अगर आप लोगों ने किसानों के हित में इतने सारे काम किए हैं तो कायदे से तो किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सत्यप्रकाश जी, इस पर जवाब जरा दीजिएगा। एक बात बोलूंगा कि बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है किसानों के बारे में कि जीवन वैसे जो भी महत्वपूर्ण बातें करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है जी। उन्होंने किया क्या किसानों के लिए? आप 15 साल की बात कर लीजिए। 15 साल में 15,000 आत्महत्या हुई थी सिर्फ एक कर्ज के नाम पे। बताइए राहुल जी, मतलब एक कर्ज के नाम पे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। और रमन सिंह जी सुधर है। अब अभी 9 साल में बात करिए, 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या की है अभी भी 9 सालों में। प्रति 1 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर रहा है। हमारी सरकार, जैसे आपने, मैं सुना था पैकेज आपने वो तुरंत करी है। मैं बोलूँ संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री जी की, जो किसानों के बारे में सोचते, क्योंकि किसान पुत्र हैं। किसान पुत्र को मालूम है कि क्या भला हो सकता है, क्या खराब हो सकता है किसानों के, इससे वो ऐसे फैसले लेते हैं। किसान देखिए एक 3 तरह के जो कर्ज लेते हैं, वो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो देखिए एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खेती की है, उसके बाद वो खेलेगा मार्केट में, हमारी जो सरकार जो धान खरीदी उसके बाद पैसा आएगा। तो उस दौरान जो है महीना 2 महीने जो उनको लगता है समय खेती करने में, उस फसल उगने में, उस दौरान वो कर्ज लेती है। तो उसको वो जो कर्ज लेती है उसकी कर्ज हमारे मुख्यमंत्री बात की। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि इनको किसानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बोलेंगे क्या ये? 700 किसानों की शहादत हुई थी राहुल जी, आपको मालूम हुआ क्या मोदी जी ने बोला? मुंह नहीं खुला उनका। मगर वही अगर मैं बात करूँ यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूँ, भूपेश बघेल जी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में सोचा है। क्योंकि देखिए 60% यहाँ छत्तीसगढ़ आबादी है वो किसानी वाली है, या सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे किसान के ऊपर, किसानी के ऊपर यहाँ की पूरी जिंदगी चलती है छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए उनके बारे में सोचा तो इनको पेट पर दर्द क्यों हो रहा है? देखिए इनको मालूम है कि 15 साल में इन्होंने किसान के साथ सिर्फ उस लूट को किया। बात को राहुल जी, 4200 एकड़ जमीन, 17 से ज्यादा आदिवासी किसानों इन्होंने 4200 एकड़ जमीन दूसरे अपने उद्योगपति भाई बहनों को बांट दिया था। हमारी सरकार आई तो हमने उनको 4200 एकड़ जमीन वापस 4.5 हुई है वो नहीं दोहराया जाएगा। इस बार किसी भी घोषणा पे हमारे किसान भाई नहीं यकीन करेंगे, हमारे युवा साथी नहीं विश्वास करेंगे, हमारी महिलाएं विश्वास नहीं करेंगी। ये मेरा विश्वास है। एक महिला होने के नाते मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराबबंदी करेंगे। राहुल जी शराबबंदी पे क्यों नहीं बात करते हैं? राहुल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रियंका जी बोलती हैं कि लड़की है लड़ सकती हूँ। ये नारा केवल यूपी के लिए है क्या? ये स्लोगन केवल उत्तर प्रदेश के लिए दिया है? चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं श्वेता जी सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए जरा इस पर। राहुल जी, मेरे को बहुत तरस आता है भाजपा प्रवक्ताओं के ऊपर। जब जानकारी नहीं रहती तो इनको नहीं बैठना चाहिए। देखिए महिलाओं की मैं पहले बात कर दूं, इन्होंने कितने टिकट दिए थोड़ा इनसे पूछिए। इनको ये भी जानकारी है कि नहीं कि 90 में से कितने महिला को इन्होंने प्रत्याशी बनाया? इन्होंने बनाया 14 को, हमने बनाया। मेरा जनरल नॉलेज टेस्ट मत कीजिए आप। आपकी सरकार थी केंद्र में और आपने कितनी टिकट दी है महिलाओं को? कांग्रेस ने कितनी टिकट दी है? एफआईआर नहीं होती, हमारी सरकार आती है तो एफआईआर होती है। ये है इनका महिला सम्मान, पहली बात। दूसरी बात देखिए, झूठ और झूठ सिर्फ झूठ। राहुल जी आपके मीडिया भाई लोगों सबको मालूम है कि वो गंगा जल हाथ में लेके हमने किसान कर्ज माफी की बात की थी। ये गंगा जल को शराब दिलाने की, शराबबंदी की बात नहीं की थी। मतलब आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा नहीं किया गया था क्या? आप हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। कर्ज माफी की बात की योग्य करके दिखाया है। शराबबंदी का वादा आपने नहीं किया था क्या? आप हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आखिरी बजट में रमन सिंह ने बोला कि हम सिर्फ 2.5 लाख आवास बना पाए और हमने कितना बना के दिया? 13 लाख आवास बना के दिया। उसमें ये बता रहा हूँ किस योजना के तहत में 13 लाख आवास बना के दिया? इस योजना के तहत में 13 लाख आवास बना के दिया? राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें 13 लाख आवास की स्वीकृति हुई और वो लोगों को मिला? राहुल जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने किस योजना के अंतर्गत में 13 लाख आवास दिया है बना के? प्लीज मुझे डाटा से सहित उपलब्ध करवाइए। सत्यप्रकाश जी आप बोलते रहेंगे, श्वेता जी मानने को तैयार नहीं। श्वेता जी सीधे सीधे यही पूछ रही हैं कि आखिर कौन सी योजना के तहत ये 13.5 लाख आवास आपने दिए हैं? जरा इसे भी क्लियर कर दीजिए सत्यप्रकाश जी, क्योंकि श्वेता जी मानने को तैयार है नहीं आपकी बातों को। मुख्यमंत्री आवास योजना जो हमने भी है, जो भी कुछ दिन पहले हुई थी और हमने 7 लाख से ज्यादा सब्सिडी दे भी दी है, तो वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये हो रहा है। इनको मुख्यमंत्री आवास योजना किस गांव में, प्रदेश के किस जिले में लागू हुई है? आप
मुझे कृपया बताएंगे? मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ मुख्यमंत्री आवास योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप राज्यांश तो दे नहीं पाए, तो कहाँ से बजट आया है आपके पास मुख्यमंत्री आवास योजना? चलिए ठीक है श्वेता जी आपके पास लौटूंगा, पर फिलहाल सत्यप्रकाश जी की बात जरा पूरी सुन लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, देखिए जी, बोलिए। जानकारी मैं जैसे आपको बोला है, गंगा जल का पाप जो कि करने का काम यही कर सकते हैं शराब के साथ मिलाने का। देखिए इनके समय शराब घोटाला 44 को राम सुंदर सिंह फरार था, हमारी सरकार बनती है तो उसको गिरफ्तारी होती है। ओएसडी एक विभाग में रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक एक ही विभाग में ओएसडी बना के बैठा देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह के कार्यकाल में हो सकता है। रमन सिंह जी बोलते थे मैं शराब नहीं बांटूंगा, भले हाथ है मैं शराबबंदी करके रहूंगा। अरे इनका दौरा तो सबके सामने क्या कर रही थी इनका। मैं छत्तीसगढ़ 15 की बात करूं, दूसरे नंबर पे था छत्तीसगढ़ शराब सेवन में, आज 15वें नंबर पे 10 और 15% देसी शराब अग्नि शराब कमी आई है। आपको आपकी नैतिकता कैसे आपको गवारा करती है ये सब बात बोलने के लिए? आपने कोरोना के समय शराब बंटवाया है ना, दवा की जगह आपकी सरकार ने दारू बंटवाया। पहली बार मैंने पूरे देश में देखा कि घर पहुंच जो सेवा हुई है दारू की, वो मैंने पूरे देश में पहली बार देखा। आप किन घोटालों की, चलिए आप पहले घोटालों की मनगढ़ंत कहानी बताइए, फिर मैं आंकड़ों के साथ आपको प्रस्तुत करती हूँ। होती कहती है और आ जाते डिबेट करने के लिए, मैंने जानकारी लेके आई है, उसके बाद बैठे डिबेट ऐसे नहीं होती है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मेरा जनरल नॉलेज टेस्ट मत कीजिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। लेके आइए, उसके बाद बात कीजिए आप। चलिए ठीक है, ये जो द्वंद है, ये जो डिबेट है, इसको लड़ाई झगड़े में नहीं लेकर जाते हैं, पर्सनल अटैक्स पे नहीं जाते हैं सत्यप्रकाश जी। शुक्रिया डॉक्टर श्वेता शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया डॉक्टर माफ करिएगा, शुक्रिया सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो एक तरफ जहां सामने विधानसभा चुनाव है, अब वायदों की पोटली भी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से किसानों के कर्ज माफी की बात छेड़ दी है, तो बीजेपी कह रही है कि ये वादे, ये जो बातें हैं, ये झूठी हैं, ये हवाई हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हक में काम करते हैं, हम सच्चे कामों पर वोट मांगने जाते हैं, आपकी तरह हवाई बातें नहीं करते हैं। अब जनता किन की बातों पर विश्वास करेगी, किन के वादों पर जनता मुहर लगाएगी, विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।